17 साल बाद 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला आ चुका है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट से प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 और आरोपियों को सारे आरोपों से बरी कर दिया गया है। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय भी शामिल हैं। अदालत ने 19 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सुनवाई हो चुकी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुन ली थी। सुनवाई अप्रैल में भले पूरी हो गई थी, लेकिन केस की फाइलें 1 लाख पन्नों से ज्यादा की थीं। इसलिए अदालत ने कहा था कि हर दस्तावेज को गौर से पढ़ने में अतिरिक्त समय तो लगेगा। फैसले के लिए सारे आरोपियों को कोर्ट में रहने को कहा गया था। अब सवाल और जिज्ञासा सामने आया है कि कोर्ट में क्या हुआ, किस आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। जानने के पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक। तारीख 29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र के मालेगांव में भीखू चौक के पास एक जोरदार धमाका हुआ। 7 मौतें हुई। इसके कुछ मिनट बाद ही गुजरात के मोडासा में भी धमाका हुआ। इसके 3 दिन पहले नई दिल्ली में भी इसी तरह का धमाका हुआ था। ये सभी घटनाएं एक जैसी थी, जिसने देश के तमाम शहरों को डरा दिया था। डर इस बात का कि कई और जगहों पर भी बम प्लांट तो नहीं कर दिए गए। जहां मालेगांव के धमाके में 7 लोगों की मौत हुई थी, वहीं मोडासा में 15 साल के बच्चे की जान चली गई थी। तीनों धमाकों में कुल 95 लोग घायल हुए थे। हमेशा की तरह लोगों और जांच एजेंसियों को लगा कि ये अन्य मौकों की तरह होने वाली एक आतंकवादी घटना है, जिसकी जिम्मेदारी कोई न कोई आतंकी संगठन लेगा या जांच एजेंसियों के तार वहीं जुड़ेंगे। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही निकली। मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड ATS को मालेगांव ब्लास्ट की जांच में लगाया गया। ATS की अगुवाई हेमंत करकरे कर रहे थे, जिनकी 26/11 अटैक में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। मालेगांव में मोटरसाइकिल में बम लगाकर धमाका किया गया था। जांच शुरू हुई तो ATS ने कहा कि इस बार मामला कथित हिंदू कट्टरपंथियों से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2008 को पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल थी। जांच बढ़ी तो ATS ने अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों की भूमिका के बारे में भी बताया। इसमें राष्ट्रीय जागरण मंच, शारदा सर्वज्ञ पीठ, हिंदू राष्ट्र सेना और अभिनव भारत का नाम शामिल था। ATS ने 4 नवंबर 2008 को लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया था, लेकिन तब तक मामला राजनीतिक भी हो चुका था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ATS कांग्रेस के इशारे पर राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रही है। 2009 आया और ATS ने प्रज्ञा ठाकुर समेत 12 लोगों के खिलाफ अपनी चार्जशीट फाइल की। ATS का कहना था कि प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, जो अभिनव भारत नाम के एक दक्षिणपंथी संगठन के संस्थापक हैं, उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय से बदला लेने और उन्हें डराने की साजिश बनाई थी। ATS ने यह भी कहा कि भोपाल, इंदौर और कुछ और जगहों को मिलाकर उन्होंने कई बार इस साजिश को लेकर बैठक की थी, मीटिंग्स की थी। ATS का कहना था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने नाम पर रजिस्टर्ड LML फ्रीडम मोटरसाइकिल दी थी, जिसका इस्तेमाल धमाके को अंजाम देने में किया गया था। ATS ने अपने चार्जशीट में सभी आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका जैसे सख्त कानून भी शामिल थे। 2011 में मामला NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास गया। 2016 में उन्होंने अपनी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट दे दी गई थी, यानी NIA ने उनके खिलाफ सारे आरोप हटा लिए थे, जबकि बाकियों के खिलाफ ATS की बात को ही आगे बढ़ाया और उन पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और एक्सप्लोजिव्स एक्ट जैसी कड़ी धाराएं लगाईं। NIA ने कहा कि उन्हें प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं मिले और उल्टा ATS पर आरोप लगाया कि उन्होंने गवाहों को जबरदस्ती बयान देने पर मजबूर किया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस केस में एक के बाद एक गवाह लगातार पलट रहे थे। 2023 में इंडिया टुडे में छपी पत्रकार विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 के मालेगांव केस में 2023 में 31वां गवाह भी पलट गया था। ये गवाह पुणे के बिजनेसमैन थे, जिसने कथित तौर पर कर्नल पुरोहित को कुछ हथियार बेचे थे, लेकिन सुनवाई के वक्त गवाह ने कर्नल पुरोहित को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। गवाह ने स्वीकार किया कि जब वो पहले हथियार और गोला बारूद बेचता था, तब पुरोहित उसकी दुकान पर आया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के कारण उन्हें अब कुछ भी याद नहीं है। NIA ने मकोका जैसे सख्त कानून सभी 12 आरोपियों पर से हटाने की सिफारिश भी की थी। NIA ने ये चार्जशीट अपने वकील को लूप में रखे बिना
फाइल की थी। माने इस केस में एनआईए की तरफ से लड़ रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अविनाश रासल को ही पता नहीं था जो किया गया उसे जानकारों ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अगेंस्ट जाकर उठाया गया कदम बताया। फिर भी जब मामला कोर्ट में गया तो स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को बरी करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एटीएस ने जो सबूत उनके खिलाफ पेश किए हैं उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो फिर आखिर एनआईए का प्रोसिक्यूशन कहां अटक गया? उन्हें क्यों आज अदालत में प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सारे आरोपियों के डिफेंस के सामने हार माननी पड़ी? ये जानने के लिए हमें कोर्ट के फैसले की कुछ तकनीकी बारीकियां समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले बात लगाई गई धाराओं की। यूएपीए की धारा 16 आतंकी हमला करने और 18 आतंकी हमला करने की साजिश रचने के तहत केस दर्ज किया गया। इसके अलावा आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 302 हत्या, 307 हत्या की कोशिश, 324 जानबूझकर चोट पहुंचाना और 153 ए धर्म के आधार पर नफरत फैलाना भी लगाई गई थी। अब आज 31 जुलाई 2025 को एनआईए कोर्ट से फैसला सुनाया गया और जज थे ए.के. लाहौटी। उन्होंने कुछ बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स के तहत आरोपियों के ऊपर लगे सभी आरोपों को जस्टिफाइड मानने से इनकार किया। जैसे उन्होंने कहा, किसी भी क्राइम में सबसे जरूरी होता है ये साबित करना कि किसी इंसान ने वो जुर्म किया है। इसे लीगल भाषा में एक्टस रियस कहते हैं, यानी जुर्म करने का असली काम। लेकिन इस केस में प्रोसिक्यूशन यानी जो सरकार की तरफ से केस चल रहा था, ये साबित ही नहीं कर पाया कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन्हीं लोगों ने ब्लास्ट किया था। कोर्ट ने साफ कहा कि इन लोगों को क्राइम से जोड़ने के लिए कोई भी पक्का और मजबूत सबूत नहीं पेश किया गया। दूसरा, जब भी पुलिस या जांच टीम किसी क्राइम की जांच करती है तो वो सबसे पहले घटना की पूरी कड़ी, चेन ऑफ इवेंट्स बनाती है। फिर उस पूरी कहानी को आरोपी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे पहुंचे, उससे मिलाकर देखती है कि क्या वही लोग जुर्म में शामिल थे। लेकिन इस केस में प्रोसिक्यूशन वो कड़ी ही नहीं जोड़ पाया। न कहानी साफ थी, न आरोपियों का उससे सीधा जुड़ाव साबित हो पाया। तीसरा, बहुत सारे गवाहों के बयान गड़बड़ थे। यानी किसी ने कहा कि वो आरोपियों को पहचानते ही नहीं, किसी ने बयान पहले से बिल्कुल अलग थे, किसी ने उल्टा पुल्टा बोला। यानी प्रोसिक्यूशन के अपने ही गवाह अनरिलायबल यानी भरोसेमंद साबित नहीं हो पाए। इन सारी वजहों से कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास न पक्का सबूत है, न साफ कहानी है और न ही भरोसेमंद गवाह, और इसी वजह से सारे आरोप हटा दिए गए, सभी आरोपियों को बरी कर दिया। बरी करते हुए जज ए.के. लाहौटी ने कहा कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशन यानी गहरे शक के बावजूद सरकारी पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन कोई पक्का और मजबूत सबूत नहीं पेश कर पाया। इसलिए कानून के हिसाब से जब आरोप साबित करने वाले सबूत साफ नहीं होते तो कोर्ट को आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है, यानी उन्हें बरी करना पड़ता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक और भी कई चीजें कोर्ट से बाहर आईं। जैसे कोर्ट ने माना कि मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, ये साबित नहीं हो पाया कि जिस बाइक में बम था वो किसने रखी थी। धमाके के पहले सातों आरोपियों की मीटिंग का सबूत नहीं मिला। प्रज्ञा ठाकुर का बाइक से कोई संबंध साबित नहीं हो पाया। कर्नल पुरोहित के आरडीएक्स लाने या बम जोड़ने का सबूत नहीं है। गाड़ी किसने पार्क की इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। घटना के बाद पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस की बंदूक छीनी गई, ये सब भी साफ नहीं है। जांच सही से नहीं हुई। मौके से न कोई मोबाइल डेटा लिया गया, न जगह को सील किया गया, जगह अस्त व्यस्त हो गई। उसके बाद मौके से मिली चीज़ों का टेस्ट किया गया, इसलिए नतीजे साफ नहीं निकाले जा सकते। बाइक का चेसिस नंबर साफ कर दिया गया, सटीक पहचान नहीं हो पाई, कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि प्रज्ञा ठाकुर उस गाड़ी की मालकिन थी। इस तरह किसी भी आरोपी को 2008 मालेगांव ब्लास्ट से कोई भी सीधा जुड़ाव साबित नहीं हो पाया। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि इस धमाके में कई लोगों की जानें गईं और कई लोग घायल हुए। इसलिए कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को 2 लाख रुपए और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूं कनुप्रिया, कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी आलोक। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।